दोनों में ही कर लो, पता है, कर दिए, ओके। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। तो आज बड़ा अच्छे दिन में हम लोग एक अच्छा विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, क्योंकि आज ही राज्य की व्यवस्था बदलने वाली है। और सबसे बड़ा क्या बदलाव देखने को मिलेगा कि सेंट्रल पॉलिटिक्स में खासकर जो सरकार है, बदले ना बदले पर उसमें कुछ व्यवस्था में बदलाव तो जरूर दिखेगा, चेंजेस। स्पेसिफिकली शायद हो सकता है मेजॉरिटी की गवर्नमेंट ना आए, तो ये भी एक नया चीज़ है कि क्या है मेजॉरिटी, क्या है माइनॉरिटी। फिर ऐसे वादे कि कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे, उसके लिए मेजॉरिटी की सरकार चाहिए होती, ठीक है। तो क्या वो होगा कि नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें अब और अनफोल्ड होगी जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। पर अभी तक जब हम चालू कर रहे हैं क्लास, तब तक अभी इलेक्शन कमीशन पिछले 1-1.5 घंटे से अपडेट नहीं किया है कुछ, या फिर 1 घंटे 1.5 घंटे पहले किया था अपडेट, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया उसका। तो देखते हैं क्या होता है। और एक बहुत बढ़िया दिन पे आप लोग स्टार्ट कर रहे हो पॉलिटिक्स, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी इलेक्शन होगा उसके रिजल्ट आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी भी। तो जो बुक्स हैं, बुक्स भी अपडेट हो जाएंगी, बुक्स में भी कुछ ना कुछ तो अपडेट किया जाएगा ना। तो अच्छी बात है कि वो सारी चीज़ें हमारे पास पहले से रहेंगी। ओके, चलो। तो आज एक बढ़िया इलेक्शन रिजल्ट डे पे, ठीक है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल का इलेक्शन रिजल्ट डे पे स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बहुत बढ़िया सा सब्जेक्ट, जिसमें पूरे के पूरे सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं द इंडियन पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हो रहा है, एक सेकंड, हेलो, बोलो। अब पता नहीं, मैं भी क्लास दे रहा हूँ, क्लास कट कर रहा हूँ 1 घंटे में। चलो, क्या देखेंगे हम लोग, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सभी लोग हेडिंग लिख लीजिए चीज़ों को, ठीक है। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, ठीक है। तो पहले कुछ आधारभूत चीज़ें आपसे पूछता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले तो हम संविधान से पहले, किसी व्यवस्था से पहले, सबसे पहले एक चीज़ सीधा बताऊँ कि ये एक छोटा सा, ये दिख रहा है, ये एक छोटा सा रत्न है, और इस रत्न को बोलते हैं हीरा। A small piece of stone or the precious stone called as diamond। ये क्या है, एक डायमंड है जो आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस डायमंड को आप लोग ले लीजिए। यू आर 10 इंडिविजुअल्स हियर, 10 से 15 लोग, और आपको बोल रहा हूँ कि हीरा को ले लीजिए। कौन लेगा, कौन लेगा? जो ताकतवर है। मतलब आपका चांस ज़्यादा है, कम है? देखो तो एक बार, कम है। बोल रहे मेरा चांस कम है। किसका लग रहा है सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से? अच्छा, इनका लग रहा है, ओके। हाँ, अच्छा, आपका है सबसे ज़्यादा चांस। देख लो पीछे, हल्के हल्के मत लेना। वो लड़की भी है एक, क्या ना, लड़कियों की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो आप ले लोगे तो छीन लेगी कुछ कुछ बोल के, ठीक है। वो स्त्री है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो डायमंड है, ये अगर मैं बात करूँ तो आप में से किसी ने भी ये नहीं बोला कि सर हम लेकर छोटा छोटा उसका हिस्सा बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हर किसी में ज़्यादा से ज़्यादा की चाहत है। हर किसी के अंदर क्या है, महत्वाकांक्षा। एवरीबडी वांट्स एवरीथिंग, एंड जितना ज़्यादा हो सके। इसीलिए इस चीज़ को नियमित किया जाना चाहिए। इट शुड बी रेगुलाइज्ड, इट शुड बी प्रॉपरली डिवाइडेड अमंग ईच इंडिविजुअल। आप सभी के बीच इसको बराबर तरीके से बांटा जाए। तो कैसे बटेगा? जब उसके ऊपर हम लिख देंगे कि इतना इतना हिस्सा एक एक व्यक्ति लेगा। नहीं तो क्या होगा, कोई एक लेगा, बाकी सबको मार देगा। तो क्या करना होगा, इसी को हम लोग, मैं बोलता हूँ कि ऐसे इसके छोटे छोटे हिस्से बनवाओ जितने लोग हैं उसके हिसाब से। और इस पूरे हिस्से को मैंने एक रूल बना दिया कि यहाँ पर ये जो हीरा है, इसके लिए एक नियम बनाया मैंने। नियम समझेंगे,
और इस नियम में मैंने कहा कि भाई इसमें जितने हिस्से दिख रहे हैं इसमें जो भी हिस्से सब बराबर होने चाहिए, ठीक है। इक्वल पीसेस में इसको ले आओ, पहले बात तो इक्वल पीसेस करो इसके, और इस इक्वल पीसेस को जितने लोग हैं सब में बांट दो, ठीक है। और इस नियम को जो नहीं फॉलो करेगा उसको हम सजा देंगे। दोज हु विल नॉट फॉलो दिस रूल विल बी पनिश्ड। अब क्या होगा, अब कितने कितने मिलेंगे सबको? बराबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक नियम है और एक कानून है, यही नियम है। तो अगर ये चीज़ ना हो, अगर ये चीज़ ना हो हमारे जीवन में, कोई नियम ना हो, कोई कानून ना हो, कोई रूल्स नहीं हो, कोई लॉ ना हो, कोई रेगुलेशन ना हो, तो क्या होने वाला है कि ये जो ह्यूमन सोसाइटी है ये ह्यूमन सोसाइटी नहीं रहकर ये एनिमल सोसाइटी बन जाएगी, जानवरों का। अब इसमें ये नहीं कि जानवर गलत होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाह रहा मैं, पर वहाँ पर क्या होता है, हर ताकतवर दूसरे को, कमज़ोर को मार के जीता है। रूल ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का नियम, वहाँ ये चलता है, ठीक है ना। डार्विन ने बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वैसा ही कुछ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को आपस में एक जैसा अधिकार हो, एक जैसा राइट्स हो, अधिकार को बोलते हैं राइट्स, सभी लोगों के बीच एक जैसी भावना हो, तो सबको क्या करना होगा, किसी एक नियम और एक कानून के अंदर बांधना होगा, या कुछ ऐसा तो रूल बनाना होगा जिसको सभी फॉलो करें। और इसी तरीके से जो सबसे बेसिक नियम है, सबसे बेसिक, सबसे आधारभूत, इस राष्ट्र को, इस देश को चलाने के लिए जो सबसे आधारभूत नियम है या कानून है, उसी कानून को संविधान कहा जाता है। तो संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लैंड ऑफ द लॉ, सॉरी, बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक लॉ ऑफ लैंड through which the country or a state is functioning, and all the other laws which are made by the authorities should not breach the constitution। एवं जो भी राष्ट्र में अन्य कैसे भी नियम कानून बनाए जाएंगे वह संविधान के अनुरूप होने चाहिए, वह संविधान के अनुरूप नहीं होंगे तो उन्हें भी क्या किया जाएगा, उसे अमान्य घोषित किया जाएगा। that should be declared null and void। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? तो पहली बात यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि हम बात कर रहे हैं एक विधान की। तो संविधान में भी क्या लिखा हुआ है, एक विधान है, दैट इज अ बेसिक लॉ ऑफ लैंड। तो ये क्या है, एक बेसिक लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज अ बेसिक लॉ ऑफ लैंड। ये क्या है, हमारे भूमि की आधारभूत कानून है, आधारभूत कानून, आधारभूत कानून। और इसी से सारे के सारे कानून बनते हैं या इसके अनुरूप ही होने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या, कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है कि एक डॉक्यूमेंट है, एक किताब है, और वो किताब किसकी है, कानून की किताब है। इट इज़ एन डॉक्यूमेंट, इज़ अ बुक, इट इज़ अ लॉ। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक लॉ है, एक कानून है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान मतलब हम क्या बोल रहे हैं, तो यहीं से अगर हम देखेंगे दोनों चीज़ों को, तो एक तरफ मैं रख देता हूँ आपका संविधान और एक तरफ रखता हूँ राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो एक तरफ क्या आपका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है, ये क्या है, एक बुक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है और भारत का संविधान, ठीक है। तो ये एक दस्तावेज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये एक किताब है या एक दस्तावेज है, और एक ऐसा दस्तावेज जो वैधानिक है, विच इज़ लीगल, ठीक है। तो पहली बात तो संविधान क्या है, तो संविधान क्या है, आपका एक दस्तावेज है, इट इज़ एन बुक, या एक विधान है, इट इज़ एन लॉ, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, कानून है, यह सबसे आधारभूत कानून है, इट इज़ अ बेसिक लॉ, बेसिक लॉ या क्या आपका आधारभूत कानून है। ये क्या है, आपका आधारभूत कानून है। ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम मतलब सबसे सर्वोपरि कानून है, इससे ऊपर कोई भी कानून नहीं है। तो ये क्या है, अपने आप में एक सुप्रीम लॉ है,
सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च विधान है ये क्या है? एक सर्वोच्च विधान। इससे ऊपर कोई भी कानून नहीं है, सबसे ऊपर कानून है। आप सीआरपीसी पढ़ोगे, आप आईपीसी पढ़ोगे, पुलिस आपको एक दिन पकड़ लेगा रोड में, बोलेगा कि नियम के अनुसार 3000 रुपये पटाओ, एक कानून है जिसको बोलेंगे रोड ट्रैफिक रूल्स होंगे, ट्रैफिक रूल्स एक कानून है। पर ट्रैफिक रूल संविधान से ऊपर नहीं है। अब कैसे नहीं है? ट्रैफिक रूल है। अब देखो, आप ट्रैफिक रियल में ऐसे जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? गाड़ी लेके इस तरह से आ रहे हो, है ना? आप थोड़ी देर में देखिए कि वहाँ पर एसपी खड़ा है, एसपी खड़ा है, आप डर गए और पास पूछे तो एसपी ने पतले आवाज में बोला, ओए कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। थोड़ा पास जाके देखे तो कौन सा एसपी था ये? कौन थे? दुर्ग वाले, अभी कवर्धा में है, अभिषेक पल्लव थे, बड़े बड़े फेमस हैं। तो सामने एसपी साहब अभिषेक पल्लव थे। बोले कहाँ जा रहे हो, हेलमेट क्यों नहीं लगाए हो? तो बोले सर कि मैं तो नहीं लगा पाया। फिर उनका एक आदमी आके अपनी गाड़ी का चाबी कैसे करके बाहर निकाला। उस समय चाहे वहाँ अभिषेक पल्लव जी खड़े हों, चाहे उस समय वहाँ पर कितना भी बड़ा अधिकारी खड़ा हो, आप सीधा उनको बोल सकते आपको ये अधिकार नहीं है निकालने का। मैंने हेलमेट नहीं पहना है, वो अधिकार मेरा गलत है, मैंने रूल को तोड़ा है, मैं फाइन दूंगा, पर आपका अधिकार नहीं बनता कि आप मेरे गाड़ी से चाबी निकालें। वो फाइन लेंगे एक विधान से, पर वो आपको क्या नहीं कर सकते? परेशान और प्रताड़ित नहीं कर सकते। दैट पर्सन कैन नॉट ब्रीच योर राइट्स, दे कैन नॉट एक्सप्लॉइट यू। खड़े करके आपको ऐसा नहीं कर सकते। कई बार आपने देखा होगा, फ़ोन करते हो क्या करते हैं, घर में फ़ोन करवा देते हैं। छोटा बच्चा बात अलग है कि उनके माँ बाप को करा रहे, किसी बड़े को करा देते हैं, लगा अपने घर में फ़ोन, कैसे गाड़ी चला रहे हैं। उस समय वो इंसान बोल सकता है अपने मर्जी से, आपके पास अगर लाइसेंस है, आप सही एज के हो, बोल सकते हो हम मैं अपने मर्जी से गाड़ी चला रहा हूँ, आपको कोई अधिकार नहीं है, आप हो गए एसपी कहीं के भी। क्यों? क्योंकि आप हमारे राइट्स को ब्रीच कर रहे हो। आपका फ़र्ज़ बनता है आप पकड़िए, आप फाइन लीजिए, हमको नियम बताइए, हम नियम को फॉलो करेंगे, पर आप हमें परेशान नहीं कर सकते, चाहे आप कितने बड़े भी अधिकारी। समझ आ रहा है? ये कहाँ से मिला आपको अधिकार? क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि आप इंडिया के सिटीजन हो, पहली बात। और कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए एक बात रख देता है कि आप जो हो, आपका मौलिक अधिकार है, यू हैव द फंडामेंटल राइट्स टू लिव विद द फ्रीडम। स्वतंत्रता रूप से आप रह सकते हो, कोई आपकी लिबर्टी को नहीं छीन सकता। समझ आ रहा है? फिर चाहे वो अभिषेक पल्लव हो, चाहे वो। तो ये जितना प्रदर्शन करते हैं ये अधिकारी लोग, है ना, इतना बड़ा बड़ा कैमरा लगा के, 50 कैमरा, कौन सी ड्यूटी कर रहे हो 20 कैमरा लगा के? ये जागरूकता नहीं है, ये अभद्रता है मेरे नज़रों में। मतलब ये जागरूकता नहीं है। अगर आप अधिकारी हो, आप ऐसे से कर सकते हो, लेकिन इसको फैलाने का और तरीका है, पर ऐसे लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता। हाँ, जहाँ पर अच्छा है वहाँ पर तो अच्छा है, वेयर इट इज़ राइट वो वहाँ पर बिल्कुल राइट है, बट हर जगह ये राइट नहीं है। कई जगह में क्या होता है, इससे जनता परेशान होती है ना। तो इतना नहीं है कि जैसे कि कभी आजकल क्या चल रहा है कि हम अधिकारी हैं तो हम दुनिया जीत लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा यार। आप नौकर हो, सिविल सर्वेंट हो, आप सिविल सर्वेंट हो, जैसे हम हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी आप हमको आके बोलोगे सर ऐसा चीज़ें हैं, तो हमको मानना पड़ेगा ना। हम ये थोड़ी बोल सकते हैं नहीं हम बता दिए बस वही सर्वज्ञ है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमें भी उस रूल पे रहना होगा, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं उसको। तो इसीलिए जो आपके प्रॉपर अधिनियम तो क्यों है, क्या है आपके पास? संविधान है। वो क्या आपका आधारभूत दस्तावेज है, वही विधान है, वही आधारभूत कानून है, वो सुप्रीम है। इसमें जो है वो सबसे बड़े है, इससे बड़ा कोई भी लॉ नहीं हो सकता। क्लियर है? दूसरी तरफ क्या आता है? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, पॉलिटी या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है? तो अब होता क्या है, अब मेरे को एक बात बताइए आप लोग कि ये इतना बड़ा देश है, मान लेते हैं इतना बड़ा एक कंट्री, इतना बड़ा एरिया है, ये हमारी कंट्री है, इतनी बड़ी हमारी कंट्री है। अब इस कंट्री में इसको चलाना है हमें, इस पूरे के पूरे जगह को हम लोगों ने क्या कर दिया, मान लीजिए इसको एक राज्य घोषित कर दिया, वी डिक्लेयर्ड इट एज एन स्टेट और द नेशन। हमने इसको एक नेशन बना दिया। ठीक है? अब मानते हैं ये कंट्री बन गई, इस कंट्री का नाम इंडिया है और ये एक नेशन बन गई। चलो चलाओ इसको। तो अगर पहले दिन चलाओगे तो क्या होगा? सबसे पहले व्हाट यू नीड एट फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना होगा उसको चलाने के लिए? नियम बनाने पड़ेंगे। नहीं तो क्या होता, हर कोई प्रधानमंत्री बनता। नेहरू की तो महत्वाकांक्षा थी, पर बाकियों की भी थी, जिन्ना की भी थी,
है ना। अभी आज देखो इलेक्शन, अभी क्या पता नीतीश कुमार महत्वाकांक्षा जग जा प्रधानमंत्री बनूंगा बोल के छोड़ दे, समझ लो आज ये चल रहा है। तो किसी की भी महत्वाकांक्षा हो सकती है, एवरीबडी हैज़ द एम्बिशन। तो हर किसी के एम्बिशन को फुलफिल नहीं किया सकता। तो हमें डेफिनेटली क्या करना होगा, इसको एक स्ट्रक्चर में बनाना होगा, इसको क्या देना होगा, एक संरचना, एक स्वरूप देना होगा, और उस स्वरूप को किसी कानून के आधार पे देंगे। तो संविधान वो कानून था जिससे हमने इस पूरे के पूरे देश के स्वरूप को निर्धारित किया। क्या डिफाइन किया हमने, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हमने बनाया। तो इसके थ्रू हमने क्या बनाया, हमारा जो कंट्री उसका एक स्ट्रक्चर बनाया। अब स्ट्रक्चर को बनाया तो किस तरीके से बना दिया, हमने बोला कि पूरे कंट्री पे को रूल करने के लिए पहले बात नियम बनाए कि एक क्या होगी, सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, जिसको केंद्रीय सरकार बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की एक सरकार होगी, ठीक है। उसके नीचे हमने क्या बोला कि इस पूरे के पूरे भारत को हम छोटे छोटे राज्यों में विभाजित करेंगे। वी विल डिवाइड द कंट्री इनटू स्मॉलर स्टेट्स। तो हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया। फिर ये बोला कि जो स्टेट बनाए गए हैं, इस स्टेट को चलाने के लिए वहाँ पर भी एक स्टेट गवर्नमेंट बना देते हैं जो उसको देखेगा, ठीक है। तो क्या बना दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, ठीक है ना, राज्य में राज्य सरकार बनाएगी। फिर बोला गया कि जो स्टेट है ये भी काफ़ी बड़ा यूनिट है, इतना बड़ा एरिया को भी एक आदमी से नहीं चलेगा कि एक उसका हेड। तो एक काम करते हैं, इसको भी छोटे छोटे इकाइयों में बांट देते हैं। इसको और छोटे इकाई में बांटा गया, यूनिट्स पे। इससे छोटा यूनिट क्या बनाया, यहाँ पर संभाग बनाया गया, डिवीजन। उसको भी और छोटे में बांट दिया गया, डिस्ट्रिक्ट। उसको छोटे में बांट दिया गया, तहसील। उससे छोटे जाएंगे गांव। तो इस तरीके से क्या किया, पूरा पर एक हमारा जो व्यवस्था था उसको एक स्वरूप दे दिया गया, तो हमारा जो राज्य है उसको एक स्वरूप मिला। तो राज्य का स्वरूप निर्धारित हुआ किससे, इधर से। इसके बाद हम फिर क्या गए, बोले कि यहाँ पर किस तरीके से कौन कौन काम करेगा, कौन सा पदाधिकारी होगा, ऑफिस बियरर कौन होगा, उस पोस्ट में कौन अधिकारी बैठेगा, उसको बोलते हैं ऑफिस बियरर, पद अधिकारी। तो वो कौन बैठेगा, उनके लिए कौन से नियम होगी, वो किस तरीके से काम करेंगे, लोगों से उनका कनेक्शन कैसा होगा, ये सभी चीज, मतलब जिससे ये देश पूरा चल रहा है वो एक व्यवस्था है। दैट इज अ सिस्टम थ्रू विच द कंप्लीट कंट्री इज रनिंग। चाहे वो लोग हों, लोग भी उस व्यवस्था से ही चल रहे हैं। हम भी सड़क से बाहर निकल रहे तो हम उस व्यवस्था से ही चल रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टैक्स पटा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उस रोड में प्रॉपर घूम रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो भी पुलिस वाला दिखता है उसके बगल से हम निकलते हैं, तो हम अगर वो हमको रोका तो हम रुकते हैं ना। तो हम हर चीज़ कर रहे हैं। तो अगर हम ये हर चीज़ कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस व्यवस्था को मान रहे हैं। तो एक सिस्टम है जिसमें एक रूल्स हैं, जिसमें अथॉरिटीज़ हैं। कौन कौन है, तो इस व्यवस्था के अंदर क्या क्या दिख रहा है, इस व्यवस्था के अंदर पहली बात तो सरकार है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। सरकार के यहाँ पर क्या है, लोग होंगे। इसके बाद इसको चलाने के लिए क्या है, एक प्रशासनिक व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें आप लोग जाके जो नौकरी करोगे, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, ये सब बनेंगे ना। तो क्या है, एक प्रशासन है, प्रशासन जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें लोग हैं, पब्लिक, लोग कौन है यहाँ पर, पब्लिक है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, बहुत सारे नियम हैं जिस नियम से सब चल रहे हैं। तो ये तो एक लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, पर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और भी नियम है। तो क्या है, यहाँ पर रूल्स हैं, नियम, यहाँ पर और क्या है, विधान है। तो ये सभी चीज़ों का एक क्या है, सम्मिश्रण है। इन सभी जितने भी हमारे चीज़ें बताए, ये सब का क्या है, एक होलिस्टिक कंपोजिशन है। और वो होलिस्टिक कंपोजिशन जो सब चीज़ों को अपने आप में समायोजित करता है, विच कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शंस, इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल या पॉलिटी। उसको क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था। कि ये जो स्टेट है, ये जो कंट्री है, ये जिस तरीके से चल रही है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासन हो, सब किस तरह से व्यवस्थित हैं, उनका व्यवस्था का जो नियम बना हुआ है उसे बोलते हैं राज्य व्यवस्था। दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटी। समझ आया दोनों में क्या अंतर है? ये केवल कानून है, इस कानून में वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, पर ये राज्य व्यवस्था नहीं है, ये राज्य व्यवस्था है। इसके छोड़कर और भी कानून हैं जिससे वो चल रहे हैं। तो हमारी किताबों में क्या लिखा होता है, लक्ष्मीकांत की किताब में क्या लिखा है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य व्यवस्था एवं संविधान। आपको केवल संविधान नहीं पढ़ना होता है। आपका सिलेबस जब देखोगे किसी भी एग्जाम का, तो एग्जाम के सिलेबस क्या लिखोगे, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। सिलेबस में हमेशा लिखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी,
कभी भी ऐसा नहीं, वो नहीं लिखा होता केवल संविधान, ठीक है। तो हमको दोनों चीज़ों को पढ़ना है, व्यवस्था को भी जानेंगे और विधान को भी जानेंगे। दोनों में समझ आया क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है और विधान क्या है। थोड़ा सा इन दोनों का ऐतिहासिक परिदृश्य देखते हैं, ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल एंगल से थोड़ा सा विधान और राज्य व्यवस्था के बारे में बात करें, बहुत ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें किसके, राज्य व्यवस्था की, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटी सिस्टम, अभी आप लोगों को क्लियर है, संविधान और राज्य व्यवस्था क्लियर है, पॉलिटी और, है ना, दोनों चीज़ क्लियर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की शुरुआत बोले तो देखो, ह्यूमन जो मानव था, सबसे पहले वो क्या था, एक आदिम संस्कृति में रहता था, ट्राइबल था, और ट्राइबल भी मत बोलो, वंडरर एंड गैदरर था, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था अपने भोजन की तलाश में, फूड के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा था। अब ह्यूमन किस दिशा में मूव कर रहा था, जिस दिशा में जानवर जा रहे थे। ये आपको एक नया चीज़ बताता हूँ, ह्यूमन जो शुरुआत में जो मानव थे वो उस दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में एनिमल्स जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो देखते थे कि एनिमल्स जो है आगे जाते हैं फिर वापस आते हैं, कहीं तो कहीं जाते हैं, जरूर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ खाना होगा, और खाना नहीं भी होगा तो ये खुद में खाना है। मुर्गी के पीछे पीछे दौड़ो खेत में, तो खेत से 4 कुछ फल तोड़ लेंगे, खेत खत्म हो गया तो मुर्गी को तोड़ देंगे। समझ आ रहा है, आगे गए तो मुर्गी का गला तोड़ दिए, कोई बात नहीं, आज सब्जी नहीं था, यही सब्जी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंसान का भी। तो इसने यही देखा कि एनिमल्स इधर जा रहे हैं तो डेफिनेटली इधर फूड है, तो उसके पीछे चलते हैं, और नहीं तो फिर ये खुद में फूड है, दो ही चीज़ था। तो ह्यूमन उससे मूव करना चालू किया, मूव करते करते धीरे धीरे यही जो ह्यूमन था इसमें एक जगह पे रुक कर अपनी व्यवस्था को चालू की, एक सेटल्ड पीस लाइफ चालू की। जब हमारे पास पहली बार एग्रीकल्चर आया, फर्स्ट टाइम जब एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ, उसके बाद कृषि के बाद वो क्या हुए, एक जगह में सभी समूह की तरह रहने लगे। तो क्या होने लगा, ग्रुप्स में वो लोग रहने लगे, ठीक है। ह्यूमंस स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स, समूह में वो लेने लगे, समूह में वो आपस में निवास होने लगे। जब वो ग्रुप लिविंग स्टार्ट कर दिए तो अब ग्रुप लिविंग में फिर क्या समस्या आती, जो पहले बताया था, हर किसी की महत्वाकांक्षा और हर किसी को सब कुछ चाहिए आती। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ा, अपने आप में से किसी एक को अपना लीडर घोषित करना पड़ा। हर सोसाइटी का पार्ट ही, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, जब समूह में रहने लगे तो किसी एक को अपना लीडर बना लिए, सर्वोच्च बना लिया, अपना पदाधिकारी बना लिया गया, और उसके हिसाब से फिर लोगों ने क्या बना लिया, अपने नियम बना लिए कि समूह का क्या नियम होगा, ठीक है। और ये इतना पहुँचते पहुँचते मानव को कौन सा काल आ चुका था पता है, 6000 BC के आसपास, 9000 से 6000 BC, नवपाषाण युग, सोचो। और मानव संस्कृति कब चालू हुई, 3 लाख BC, 3 लाख वर्ष पूर्व जो मानव ने अपनी संस्कृति को, ह्यूमन स्टार्ट हुए, वो 6000 BC पहले ही क्या हुए हैं, एक व्यवस्था बनाना चालू किए, उसके पहले कुछ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, इस तरीके से इन्होंने रूल्स बनाने स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे करके ये ग्रुप से वो लोग आए ग्रामीण संस्कृति में, एक ग्राम बना, वहाँ पर समाज के नियम बनने लगे, पंडित बने, पंडितों ने नियम बनाया, सब कुछ बनाया। तो फिर क्या हुआ, सोशल बनने लगा, एक ग्रामीण संस्कृति बनी, एक ग्रामीण क्षेत्र बना, और वहाँ पर फिर समाज के नियम बहुत सारे बने, सोशल रूल्स बनने लगे। अभी भी लेकिन राजनीतिक नहीं बना था, सामाजिक नियम थे, सामाजिक नियम बनने लगे। पर सामाजिक नियम से क्या हुआ, इन सभी में आपस में बंधुत्व की भावना बहुत बढ़ी, दे कम टुगेदर एंड द ब्रदरहुड स्टार्टेड इन देयर रीजन, वो लोग आपस में ब्रदरहुड को बहुत एंजॉय करने लगे। फिर समय के साथ इसी लोगों ने ही क्या किया, अपना एक, इसके आगे चलकर अब इनका क्या था कि अब ये एक समाज दूसरे समाज से, या दोनों दो अलग अलग रीजन के लोग आपस में लड़ने लगे कि हम आपके क्षेत्र में अधिकार करेंगे, वो करेंगे, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, एरिया एक्सपेंशन के लिए। और जब एरिया एक्सपेंशन के लिए जब चीज़ चालू हुई तो फिर क्या बना, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं क्षेत्र, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। एरिया में फिर हुआ कि हाँ ये मेरा एरिया है, ये तेरा एरिया है, कि इस क्षेत्र में तुम रहोगे, इस क्षेत्र में हम रहेंगे, एरिया का कॉन्सेप्ट आया। और एरिया के कॉन्सेप्ट आने के बाद फिर क्या हुआ, इस एरिया में ये और इस एरिया में लोग हस्तक्षेप करने लगे। और जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई तब अपने अपने एरिया को कंट्रोल करने के लिए वो लोगों ने लॉ लिखना प्रारंभ किया। और इंडिया में इस तरह के एरिया के ऊपर सबसे पहली बार पूरी की पूरी एक व्यवस्था के ऊपर एक नियम लिखी गई,
ठीक है, ये इस पूरे के पूरे क्षेत्र को कैसे जिया जाएगा। देखो यहाँ पर कोई एरिया नहीं था, लोग बस थे, यहाँ भी नहीं था, पर यहाँ पर क्या आया, एक एरिया आया। अब उस एरिया में एक व्यवस्था बनाई गई, ये पूरा का पूरा एरिया में क्या बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया। और इस सिस्टम के ऊपर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट किताब लिखी गई, जिस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, जिसको लिखा था चाणक्य ने। और यहाँ पर पहली बार भारत में राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन एनी बुक डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, और बोल सकते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये पहला किताब था जिसमें राज्य की व्यवस्था को सर्वप्रथम अंकित किया गया। द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन इज डिफाइंड। और यहाँ पर उसको डिफाइन करने के लिए इसके अंदर एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम था सप्तांग। सप्तांग, यहाँ पर क्या दिया गया, सप्तांग का सिद्धांत। और ये इंडिया में चालू हुआ, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इसी व्यवस्था में जो इन्होंने बताया कि हाँ ये लोग होने चाहिए, फिर धीरे धीरे ये व्यवस्था सुधरती गई और हम मॉडर्न सिस्टम तक पहुंच पाए जो वर्तमान में हम देखते हैं। तो अर्थशास्त्र से ये शुरुआत हुई, कानून लिखना। वैसे तो सबसे पहला कानून इजिप्ट में लिखा गया था। दुनिया की पहली सज़ा जो है कहाँ दी गई थी, इजिप्ट में। द फर्स्ट पनिशमेंट इज़ गिवन इन द इजिप्ट। और बड़ा खतरनाक पनिशमेंट था, 20 कोड़े की सज़ा दी गई थी, ठीक है। 20 कोड़े की सज़ा मिली थी इजिप्ट में, वही पहला कानून था। अब क्यों मिली थी उसकी कहानी बाद में बताऊंगा, किसी को जानना होगा तो अलग से फ़ोन करना, ठीक है। यहाँ पर उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हमें, तो वो मिली थी। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या हुआ, ये सिस्टम बना, ठीक है। और फिर यही सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होते होते प्रेजेंट डे में या प्रेजेंट व्यवस्था में अगर देखोगे तो मॉडर्न डेज में क्या बन गया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुई, एक राज्य व्यवस्था का सृजन हुआ। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज फॉर्म। हर कंट्री में ऐसा ही हुआ, ग्रुप से लेकर इस लॉ से लेते हुए एक एक लॉ तक पहुंचे। तो ये तो था कि हम कैसे अपनी चीज़ों को बांटें, पर बांटने के लिए हम नियम बनाते थे। पर संविधान की विचार किसी के पास नहीं है कि एक ऐसे कोई आधारभूत कानून बनाया जाए जो सभी देशों में चले। ये नहीं आया था, ये बहुत बाद आया। पहला जो संविधान था, लिखित संविधान, वो कहाँ पर बनाया गया, अमेरिका में। तो थोड़ा सा संविधान का इतिहास देखते हैं, ठीक है। ये तो राज्य व्यवस्था का इतिहास था कि किस तरीके से आया। तो भारत में हमारा सबका सबसे बेसिक आधार क्या था, अर्थशास्त्र में दिया हुआ सप्तांग। सप्तांग थ्योरी विच इज मेंशन इन द अर्थशास्त्र बिकम द बेस फॉर इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट फ्रॉम एंशिएंट टिल प्रेजेंट। प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान भारत तक हमारी राज्य व्यवस्था का विकास का आधार क्या है, सप्तांग, जो कि कहाँ था, अर्थशास्त्र के नामक किताब में, जिसको लिखा किसने था, चाणक्य या बोल सकते हैं कौटिल्य ने। ओके, दूसरा आते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब कॉन्स्टिट्यूशन कई प्रकार के होते हैं, पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे एक पुस्तक की जिसको हम बोल सकते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। देखो क्या हुआ, 17वीं शताब्दी 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी, इस समय पे पूरा वर्ल्ड पे, इंडिया को हटा देंगे तो दुनिया में क्या होता है, ये मॉडर्न, देखो कॉन्स्टिट्यूशन एक मॉडर्न वैल्यूज़ पे है। संविधान की पुस्तक लाना ही एक क्या है, मॉडर्न वैल्यूज़ है। उसके पहले संविधान नहीं होते थे और बहुत सारे धर्म के नियम होते थे, वो सबसे लोग चलते थे। ऐसे देखोगे तो धार्मिक नियम, शरीयत 6वीं शताब्दी, हिंदू के हमारे धर्मशास्त्र जितने भी हैं कब के हैं, किस शताब्दी के हैं, BC के हैं, शताब्दी भी छोड़ो, ईसा पूर्व, वेद ग्रंथ, ये सब तो सारी किताबों में कुछ ना कुछ लिखा था। तो मॉडर्न वैल्यूज़ पे जिस किताब को लाया गया उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, क्रांति हुई। उस क्रांतियों में एक क्रांति का नाम था अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिका की क्रांति, ठीक है, अमेरिकाई क्रांति। अमेरिका क्रांति में एक बड़ा अच्छा सा चीज़ हुआ, अगर हम लोग अमेरिका को देखें अच्छे से नक्शे में कर सब बनाकर, ठीक है, कुछ इस तरीके से अमेरिका दिखता है। और अमेरिका के बीचों बीच से यहाँ से एक रेखा जाती है जिसको बोलते हैं 44th पैरेलल। पैरेलल लाइन मतलब अक्षांश रेखा, 44 डिग्री अक्षांश रेखा बीचों बीच से गुजरती है। अब उतना ज़्यादा भी आपको ध्यान रखना, 44 पैरेलल। उस समय का अमेरिका 16वीं शताब्दी के आसपास का, उसमें क्या था, उत्तर और दक्षिण में ये बटा हुआ था, नॉर्थ और साउथ में। और अमेरिका में ये लड़ाई हो जाती थी दोनों के बीच
ऊपर का जो रीजन था, ये वाला जो रीजन था, ये इंडस्ट्रियलाइज रीजन है, वहाँ का औद्योगिक क्षेत्र, और नीचे वाला क्या था, कृषि क्षेत्र था, एग्रीकल्चर। ये कृषि क्षेत्र था, ये औद्योगिक क्षेत्र था। ये क्या था, औद्योगिक क्षेत्र, और नीचे वाला कृषि क्षेत्र था, इंडस्ट्रियलाइज रीजन था, और एक क्या था हमारा, एग्रीकल्चर रीजन था। अब वहाँ पे ये समस्या हो गई कि इनका ये आरोप था कि ये लोग जो है हमारे को रॉ मटेरियल के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और हमको उतना बेनिफिट नहीं देते। इनका ये कहना था कि ये लोग हमको रॉ मटेरियल देने में परेशानी करते हैं। तो दोनों आपस में बढ़ गए थे और दोनों लड़ रहे थे कि एक दूसरे के अधिकार के लिए, ठीक है। तो सब कोई किसी से मिलना नहीं चाहता था। इस टाइम पे अमेरिका का एक प्रेसिडेंट बनाया गया, और अमेरिका के प्रेसिडेंट बने यहाँ पर अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इस पूरे विवाद को शांत करना, उन्होंने एक ऐसा चीज़ लेकर आए जिससे कि सिविल वॉर भी ख़त्म हो गया, लोग सब एक हो गए और सब कुछ को एक कर दिया। ठीक है। इनके एक सलाहकार थे, एक ठीक है ना, एडवाइज़र थे, जिनका नाम क्या था, जेम्स मेडिसन। ठीक है। इनके सलाहकार का नाम था जेम्स मेडिसन। ठीक है। तो ये लोग आपस में बैठे हुए थे। जब ये राष्ट्रपति बने, पहले दिन संसद के अंदर प्रवेश किए, तो इनकी एक बड़ी अच्छी कहानी आती है कि जब पहले दिन अब्राहम लिंकन संसद में घुसे तो वहाँ पर कुछ लोग निकले और खड़े हुए सब उसके सम्मान में। तो एक आदमी ने उनको बोला कि बड़ा अच्छा देखने को मिला कि एक ऐसा राष्ट्रपति भी आया जिसके पिता मोची थे, और बोला कि तुम्हारे पिता काफ़ी अच्छे से मेरे जूते को देखभाल करते थे। ठीक है ना। तो अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया, इस देश का भी उससे अच्छा देखभाल मैं करूँगा। उसने ये नहीं बोला। क्या विज़न था, प्रेसिडेंट थे, चाहे तो कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन क्या विज़न था, क्या इंसान होगा वो, कि पहला दिन एंटर करते ऑफिस में उनको ये बोल रहा है, वो क्या जवाब दे रहे हैं कि इस देश को मैं उससे भी बेहतर तरीके से सुरक्षा करूँगा जो मेरे पिता आपके जूते को देते थे। समझ रहे हैं, ये होता है विज़न। तो बहुत विजनरी थे। ठीक है। तो अब्राहम लिंकन और मेडिसन ने मिलकर एक बेसिक चीज़ लिखी जिसको बोला गया बिल ऑफ राइट्स। अधिकारों का या अधिकारों की सूची ये बनाई गई, और इस अधिकारों की सूची में उन्होंने अमेरिका में जितने लोग थे उनको क्या दे दिया, संवैधानिक अधिकार दे दिया, क्या बोल सकते हैं, मौलिक अधिकार दे दिया। बाय थ्रू दिस ही हैज़ गिवन कुछ बेसिक राइट्स है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी। बोला कि हर व्यक्ति, चाहे वो उत्तर में रहे, दक्षिण में, कहीं भी रहे, सब क्या है, एक जैसे हैं। सबको क्या दिया गया, इक्वालिटी। सभी को क्या बोल दिया गया, चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार। ठीक है ना। सरकार चुनने का अधिकार दिया गया उनको, वोट कर सकते हैं, मतगणना, मतदान कर सकते हैं। तो जैसे जितने भी बेसिक ह्यूमन राइट, मतलब जो बेसिक मौलिक अधिकार हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया गया इनके द्वारा, इसी के द्वारा फंडामेंटल राइट दिया गया, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है। और ये देते ही क्या हुआ, पूरा अमेरिका एक हो गया, सबको एक जगह में क्या हुई, प्रॉब्लम खत्म हो गई, और प्रॉब्लम खत्म होने के बाद सब एक जैसे यूनाइट हो गए। तो जो अलग अलग स्टेट से सब मिल गए आपस में, और मिलकर क्या बने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो उसका गठन हुआ इस तरीके से। ठीक है। तो अब्राहम लिंकन ने क्या किया, कुछ इस तरीके से सभी को जोड़ दिया, और जो भी समस्याएं थी यहाँ पर सबको खत्म कर दिया। इसको देखकर बाकी कंट्री जो थी, इस समय फ्रेंच, ब्रिटेन, हर जगह में आगे चलकर रेवोल्यूशन हुआ, पहले भी हो रहा था, तो सभी ने देखा कि ये बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है ना। ये बात हमें पसंद आई। बोले कैसे पसंद है, बोले कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं अगर हम भी अपने कंट्री में लोगों को पहुंचा पाएँ तो क्या होगा, हमारे कंट्री के लोग भी शांत होकर चीज़ें सही से करेंगे। तो जितनी भी क्रांति हुई इसके बाद ये बेस बना, और इस रेवोल्यूशन को मानते हुए जितने भी रेवोल्यूशन हुए, पहले भी जो हुए और उसके बाद भी हुए, तो हर रेवोल्यूशन में क्या हुआ, अधिकारों को ही लास्ट में लिखा जाता है। तब से एक सॉल्यूशन मिल गया कि हाँ, जब भी कोई सिविल वॉर हो, लड़ाई हो, तो क्या करना है, एक कानून लिखा जाएगा और उसके हिसाब से चीज़ें बनेंगी। अभी आप लोग देखो इसकी कितनी ज़रूरत है, सिंपल सी चीज़ है। अभी आपके घर में पिताजी हैं,
ठीक है। पिताजी ने अपने वसीयत लिख रखी होगी, जिस दिन पिताजी उस वसीयत को बांटने जाएंगे तब आप सब पहुंच जाएंगे, हमारा हिस्सा हमारा हिस्सा। अधिकार किसी का हो ना हो पर हमारा हिस्से के लिए सब जाएंगे। कैसे बटेगा हिस्सा? अगर आपको बोल देंगे कि देख लो तुम लोग जाओ और देख लो जितना जितना चाहिए आके बताओ मेरे को, तो दौड़ के जाओगे, है ना। अब जैसे मैं होता मेरे साथ आप लोग, अब मान लो हम लोग ये 4 लोग भाई है, ठीक है, तो ये ऐसे ही बोलते हैं अगर कि जाओ दौड़ के और देख के आओ ज़मीन को, जिसको जितना हिस्सा चाहिए 1 2 3 बोलता मैं, सब दौड़ के जाते, मैं बोलता मेरे को पूरा चाहिए, दौड़ता नहीं, देखेगा नहीं, कुछ नहीं देखूंगा, पूरा चाहिए। दिमाग लगाना चाहिए ना वहाँ पे कि क्या देखना है। जब देने की ऐसी बात हो रही कि देख के बताओ तो पहले ही बता देना पूरा चाहिए, जितना है दे, तो बाद में देखते रहूँगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब पता नहीं खाली हो, इधर हमको ठग रहे थे कि वहाँ कुछ नहीं है, जाओ, बस वो देखना चाह रहे थे कि कौन सबसे कम लालची, तो भी तो मैं सबसे कम लालची प्रूफ हुआ क्योंकि वहीं खड़ा था, मैं भागा भी नहीं। तो बोलेंगे नहीं मैं तो देखना चाहता था, इसीलिए तो नहीं गया, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि सबको मत बांट, ठीक है। वो अलग खुश, वाह यार ये बढ़िया है, इसी को देना है सारा चीज़, तो दिमाग वहाँ पर लगेगा। लेकिन क्या हो रहा है, इसी तरीके से जो राइट्स है उस राइट्स को ऐसे किसी को मौखिक नहीं दिया सकता, इसलिए उसको लिखा गया और लिखने के बाद उसको कोडिफाई किया गया। तो लिखना होता है एक तरीका, तो संविधान इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे करके हर किसी ने इसको अपने यहाँ पर अपनाया। इसी लाइन पे जब हमारे यहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ इंडिपेंडेंस के लिए, जब हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो आज़ादी की लड़ाई के उपरांत आज़ादी की लड़ाई हमारी ख़त्म कैसे हुई? बहुत सारे आंदोलन चले, सब तो ठीक है, अंतिम क्या था? पूरे आज़ादी की लड़ाई में भारत की तरफ से क्या मांग रखी गई? पहले बोले स्वराज, वी वॉन्ट सेल्फ रूल, हमें अपने हिसाब से कानून बनाना है, हम अपने हिसाब से रहेंगे, ये बोला गया था सबसे पहले। बाद में बोले पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हमें पूरा राइट चाहिए, हम अपना कानून खुद बनाएंगे, हमें कुछ और नहीं चाहिए। लास्ट में भी देखो चला तो वहाँ पर क्या बोला गया कि हमको हमारा खुद का नियम बनाने के लिए एक बॉडी बना के दे दो और वो हमारे कानून को बनाएगी, जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। और उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो पूरी लड़ाई क्या थी, भारत के आज़ादी की लड़ाई क्या थी, उसको एक लाइन में बताता हूँ। भारत की आज़ादी की लड़ाई क्या थी? इट इज़ अ फाइट अगेंस्ट द रूल बाय लॉ टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। भारत के संविधान की लड़ाई ये थी कि कानून के द्वारा हमें जो क्या किया जा रहा है, कानून के द्वारा या कानून के उपयोग के द्वारा हमारे ऊपर जो शासन किया जा रहा है उसके विपरीत कानून के शासन को स्थापित किया जाए। दो तरह की चीज़ें हमारी लड़ाई पूरी यही रही। एक होता है रूल बाय लॉ और एक होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन, विधि का शासन, ठीक है। और ये होता है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, और ये हो जाता है विधि के द्वारा शासन, विधि के द्वारा शासन। चलिए, दोनों में क्या बेहतर होगा आपके हिसाब से? इधर चलो आप बताओ क्या होगा आपके हिसाब से बेहतर? दूसरा, क्योंकि बाद में लिखा है। आपके हिसाब से विधि के द्वारा शासन बेहतर होगा या विधि का शासन बेहतर होगा? अभी समझते ना, थोड़ी थोड़ी पॉलिटी में पहले इसे मैं बोला कि पहले रूट को समझते हैं। जितना बेहतर इसमें समझ होगा उतना अच्छा पॉलिटी हो जाएगा अपने आप। बताइए, चलो मेरे को एक चीज़ बताना, ठीक है? क्लियर है? आप क्लास आइए डेली 4 बजे, आते ही यहाँ पर 15 उठक बैठक करिए, फिर अपने चेयर में बैठ जाइए, ठीक है? फिर आप अगले दिन आए, मैंने बोला आज आप फिर आए हो, आज आप 30 उठक बैठक करो, फिर बैठो। आपको समझ नहीं आया ऐसा क्यों बोला गया? तीसरे दिन आप आए, मैं बोला कि आज 40 उठक बैठक करो, फिर बैठो। मैंने ऐसा बोलता है, लगातार ये बोलता गया। मैं क्या कर रहा हूँ? विधि से खेल रहा हूँ। मैं आपको विधि, नया नया नियम बनाकर शासन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं अगर रोज अपने नियम को बदलता रहा, तो अगर मेरे हाथ में ही विधि आ गया, लॉ मेरे हाथ में आ गया और मैं रोज रोज बदलता गया, तो मैं अपने आप को क्या कर लूँगा? शक्तिशाली बनाने का प्रयास करूँगा। आई वॉन्ट टू बिकम वेरी पावरफुल एंड टू रूल यू ऑल, सभी के ऊपर शासन करने का प्रयास करूँगा। इसीलिए मेरे को भी किसी विधान के ऊपर, मेरे ऊपर भी एक नियम होना चाहिए कि कोई भी बच्चा क्लास में एंटर करे, ऐसा कोई नियम नहीं बनेगा किसी को उठक बैठक करा सकते हो। आप केवल टाइम बताओ और उस टाइम में बच्चे आएंगे। एक नियम लिख दो
तो फिर मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी को रोक भी नहीं पाऊंगा और किसी को सजा भी नहीं दे पाऊंगा। होगा? तो पहला वाला जो था उसमें मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो हमको विधि के द्वारा शासित करते थे। हमारे लोग अखबार में लिखे कि ब्रिटिशर्स हमारे खिलाफ कर रहे हैं, उन लोग बोले कि अखबार को बंद करो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कोई अखबार नहीं छापेगा भारत में। हमारे लोग बोले कि नारा लगाने की भारत आज़ाद हो, हम भारत के लिए लड़ाई करेंगे, बोले सबको डालो जेल में और इतना मारो जितना हाथ उठाए उतना पीछे मोड़ दो, झुका के 2-3 कोहनी भी अलग से मारो। ठीक है, ये क्या था कि हर दिन वो रूल का पावर यूज़ करके हमको क्या करना चाहते थे, रूल करना चाहते थे। इसीलिए हम क्या चाहते थे कि नहीं, अब हम ऐसा नहीं चाहते। हमारी आज़ादी होगी तो हम ये नहीं चाहते कि फिर कोई एक हमारा हेड बन जाए और वो क्या करे, अपने हिसाब से चलाए। हम सिंपल सा चीज़ चाहते हैं कि हम अपना खुद का कानून बनाना चाहते हैं और उस कानून से हम शासित होना चाहते हैं। इसलिए हमको क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान चाहिए। तो ऐसा हमने एक कानून बनाया, रूल बाय लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए हमने एक विधि बनाई और उस विधि के हिसाब से हमारा शासन होता है। वी आर रूल्ड बाय द लॉ, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने क्या बोला कि अगर कोई आपको रोक के आपकी गाड़ी की चाबी निकाल रहा है, नहीं निकाल सकता, क्योंकि आप रूल बाय लॉ हो। और वो रूल कर रहा होता तो उसके हाथ में पावर है। आप अब उसमें खड़े करा दिया साइड में, आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो, सर ऐसे कैसे निकाल दिए, बताऊं क्या तेरे को कैसे निकाल दिया, बैठ इधर। वो ऐसा बोल देगा, उसके डर जाओगे, अरे यार तुम्हारे का हिम्मत है हाथ उठा दे, हिम्मत है हाथ उठा दे पुलिस, और उठा दे और आप उसका एक वीडियो बना दो, उसकी तो नौकरी खत्म हो जाती है अगले दिन। होती है ना, हुआ है कि नहीं ऐसा? क्यों? क्योंकि किसी को भी पावर का मिसयूज करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सब क्या है, उस लॉ की नज़र में एक बराबर है, चाहे वो एक आम जनता हो चाहे एक अधिकारी हो। क्लियर है? तो इसीलिए हमारी पूरी लड़ाई क्या थी, जो ब्रिटिशर्स हमें विधि के द्वारा शासित कर रहे थे, उससे दूर जाकर हम विधि के शासन को स्थापित करें, टू इस्टेब्लिश अ रूल ऑफ लॉ। तो इसी चीज़ की लड़ाई में जब हम लोग लड़ते हुए आगे बढ़े तो हमने क्या किया, एक कानून को बनाया जिसको बोलते हैं भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का, एक भी छोटा मोटा भी डाउट तो बताइए। अब समझ आया राज्य व्यवस्था क्या होती है, कहाँ से आई, कैसे बनी और क्यों बनाया गया, संविधान क्या होता है, संविधान क्यों बनाया गया, सब चीज़ क्लियर है। वर्ड्स को समझ गए, ठीक है ना। सिलेबस का पहला वर्ड यही 2 है, उसके बाद चालू होता है टॉपिक। पहले तो मेरा फुल फोकस था कि आपको ये सीख सकाऊँ कि हम पढ़ने क्या जाने वाले, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने जाने वाले हैं, एक तरफ पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और दूसरी तरफ हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि जो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। जो संरचना और जो स्वरूप पढ़ेंगे वो संविधान में ही लिखा हुआ है। तो संविधान तो पढ़ना ही पढ़ना, पर संविधान में संरचना जो दी गई संरचना है उसको भी हम पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो स्टडी द स्ट्रक्चर विच इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? चालू करें? ओके, चलो, वेल एंड गुड। जहाँ तक क्लियर हुआ तो अब मैं आपको कुछ संविधान पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ आधारभूत शब्दावली है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इसके बिना संविधान कोई नहीं पढ़ सकता, तो पहले वो सिखाऊंगा, बेसिक टर्म्स, और उसके बाद फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊंगा, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। सामान्य शब्दावली और सिद्धांत, सामान्य शब्दावली एवं सिद्धांत किसके, संविधान से संबंधित या राज्य व्यवस्था से संबंधित, ठीक है। पढ़े? ओके, चलो। तो पहला शब्द आता है, एक एक करके शब्दों को आप लोग बताओगे। तो पहली बात तो 3 सबसे बढ़िया शब्द पहले बात करते हैं संविधान से रिलेटेड। सबसे पहला शब्द होता है अधिकार। इसको हम लोग बार बार पढ़ेंगे, अधिकार। अधिकार को बोला जाता है राइट। अधिकार मतलब क्या होता है, राइट, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द मैंने चुना है राइट, कि अधिकार क्या होता है, ठीक है। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सभी नहीं कूदेंगे इसमें, ठीक है। एक एक करके कूदना है, कूदने का मौका सबको दूंगा, लेकिन एक एक करके कूदना है, ठीक है। चलो आप बताओ अधिकार क्या होता है। हाँ, रेड शर्ट में बताइए, आपका क्या अधिकार है?
वो अधिकार, ठीक है, और समझते हैं अच्छे से, एकदम बढ़िया समझना। एक दिमाग में फिर अधिकार के लिए ना कोई दिक्कत नहीं होगा, घर में जाके भी अपना अधिकार मांग पाओगे। आज अधिकार समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकार के लिए पहली बात तो जिसको चाहिए और जिसको देना है, तो ही दो आइडेंटिटी चाहिए ना, दो लोग हैं, पर्सन 1, पर्सन 2। आपके हिसाब से कौन किसको अधिकार देगा? इन दोनों में से मैं बोलूँ एक आदमी दूसरे को अधिकार देगा, तो कौन किसको अधिकार दे रहा होगा? क्या लग रहा है, किस कुछ तो होगा आपके पास आइडिया, कोई आइडिया लगाओ ना। 2 इसको देगा, क्या है कि वो लंबा है वो बड़ा लग रहा है, ठीक है। इसकी उम्र 14 वर्ष है, ये 36 साल का, बस छोटा है। अभी कौन किसको अधिकार देगा? कोई तो ऐसे जज नहीं करना, जजमेंटल नहीं होना है जीवन में, ठीक है। उसकी बेचारी की हाइट नहीं बढ़ी, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत हंसते खेलते पढ़ाई करनी चाहिए, चलो कोई नहीं। तो 2 लोग हैं, ठीक है। अब मैं ये मान रहा हूँ कि ये क्या है, एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास, जिसको किसी कानून से या किसी नियम से शक्ति दी गई है। ऐसे क्या बोलते हैं? अथॉरिटी, प्राधिकारी, प्राधिकारी, अथॉरिटी, इसको क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। प्राधिकारी एक ऐसा व्यक्ति जिसको शक्तियां दी गई है, पावर दी गई हैं किसी भी तरीके से, कि वो उस चीज़ के ऊपर करेगा उस काम को। जैसे कि सपोज करो अभी आप यहाँ से कहाँ चले गए, कोई भी ऑफिस चले गए, जैसे आप स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं ना सभी, हाँ, स्कूल में आपका कोई प्राधिकारी था, कोई अथॉरिटी थी? हाँ, आपकी मैडम, आपके टीचर थे ना स्कूल में, या कॉलेज में पढ़े तो आपका प्रोफेसर, डीन, वो क्या थे? वो अथॉरिटी थे। क्या आपको अगर छुट्टी भी लेना था तो आप उसके पास जाते थे? सर आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। पता है नहीं कौन सी आंतरिक बीमारी हुए पड़ी है पूरे भारत में बच्चों को, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। घर वाले बोलें कि 3 दिन की छुट्टी वहाँ जाना है बाहर घूमने, एक मैडम को एप्लीकेशन लिख के दे देना कि 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं फैमिली वाले, उसमें भी आई बैक टू से दैट माई फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो तेरे को क्या छुट्टी दिया जाएगा? ये लाइन याद कर लिए थे, तो हर जगह सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सफरिंग फ्रॉम फीवर से बाहर आते हैं थोड़ा सा, बट हम कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन दे रहे थे, वो क्या थी? एक अथॉरिटी थी। वो क्या थी? एक अथॉरिटी। समझ आ रहा है? अब इस अधिकार, इसके पास क्या है? इसके पास शक्ति है, पावर है। और ये जो दूसरा व्यक्ति है ये कॉमन मैन है, आम आदमी, थोड़ा सा लेकिन खतरनाक है। इसके पास शक्ति नहीं है बट ये है, एग्जिस्टेंस इसका भी है, इसके पास डायरेक्ट पावर नहीं है। तो ये क्या करेगा इसको? अब एक मैंने क्या बोला कि यहाँ पर एक बुक है, मान लेते हैं संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि जितने भी व्यक्ति हैं, जो कॉमन आदमी है, उसका यह अधिकार है, उसको ये राइट दिया जाता है, ठीक है। इस कॉमन मैन को ये राइट है, चाहे वो गर्ल हो, चाहे बॉय हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटा बच्चा, कोई भी हो, इसको राइट है कि ये खाना खा सकता है, राइट टू फूड, कि उसको खाना दिया जाए। कोई खाना है उसको देना ही पड़ेगा, तो इनको राइट टू फूड दे दिया गया। अब कौन देगा? इनको ये बोला गया कि इनको राइट टू फूड है। सरकार ने ये लिख दिया कि राइट टू फूड, भारत में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, सबको हम खाना देंगे। कहाँ लिख दिया? संविधान में लिख दिया। अब ये आदमी पहुंचा इसके पास, बोला खाना दो। बोले खाना दो, क्यों दो? तो बोले क्योंकि लिखा है बुक में, जिसने दो। तो बोले मैं नहीं दूंगा। बोले ऐसे कैसे नहीं दोगे? मेरा अधिकार है और मेरे को खाना तुम ही दोगे। तो बोलता क्यों दूंगा? तेरे घर का कोई छोड़ के गया था, क्यों दूंगा? बोले मेरे घर का नहीं पता, और मैं तुम निजी व्यक्ति से हम बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस अधिकारी से बात कर रहा हूँ जिसको सेवा देने के लिए सरकार ने बैठाया है। ड्यूटी के बाद नहीं आया हूँ तुमसे मांगने, ड्यूटी तक, लेकिन तुम सेवक हो, तुमको देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये जो अधिकार है इस व्यक्ति का, इसके ऊपर एक प्रकार का क्लेम है। राइट्स आर क्लेम। क्लेम मतलब एक प्रकार की मांग होती है अधिकार। तो अधिकार क्या होती है? आम जन की मांग होती है, किससे? प्राधिकारी से। तो इट इज अ क्लेम ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स द अथॉरिटी टू गिव द सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ। उन सेवाओं को दे ये जो कि कानून के द्वारा इसे देने के लिए कहा गया है। अभी समझ आया क्या होता अधिकार कि नहीं आया? इधर आपको
आ गया एकदम बढ़िया से। अब घर में गए, है ना, घर में गए और अब क्या करोगे कि मैं आज क्लास अटेंड की थी, सर तो बढ़िया पढ़ाया, मेरे को एडमिशन लेना है। बोलना ना घर में जाके, या गलत पढ़ाई जो भी है, तो घर वाले क्या, तो पहले ले ली एडमिशन। अब घर वाले क्या बोलेंगे कि ठीक है बेटा, क्योंकि अब आपका ये अधिकार है कि आप अपने माता पिता से बोल सकते हो कि मेरे, क्योंकि अभी वो क्या कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई वो करा रहे हैं, मना भी कर सकते हैं क्योंकि कहीं लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी एक है क्योंकि आपका अधिकार है ये मांग करना उनसे, क्योंकि उन्होंने ही आपको पैदा किया है। ठीक है ना, अभी है बेसिक अधिकार जो हमेशा नहीं रहेगा ये वाला, इसमें मत ज़्यादा नहीं उलझना माँ बाप से। संविधान पढ़ के देश से पढ़ो अच्छे से, समझो अच्छे से, लेकिन सीधा लड़ नहीं जाना सरकार से। ठीक है, पढ़ाई के लिए अच्छा है संविधान, लड़ाई नहीं करना है। ओके, तो एक तरह से क्या होता है कि राइट्स एक क्लेम होते हैं एक कॉमन व्यक्ति का एक अथॉरिटी से कि वो उसको वो चीज़ प्रदान करे जो कि किसी कानून या नियम पे उसे दिया गया है। ठीक है, लिखोगे इसको कि अपने से लिख लिया है, समझ गए है ना, अपने से लिखते हुए चलना, लिखवाना पड़ेगा। लिखो चलो। अधिकार व्यक्ति का प्राधिकरण या प्राधिकारी से वह मांग होती है जो कि व्यक्ति को किसी विधान से प्रदय किया गया हो, किसी विधान से प्रदय किया गया। राइट्स आर द क्लेम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंग्लिश में लिखिए, राइट्स आर द क्लेम ऑफ एन इंडिविजुअल to the authority to get the service which is given to an individual या provided to an individual by law, which is provided to an individual by law, जो किसी कानून से उसको दिया गया। यहाँ तक क्लियर है? आपका नाम क्या है? राजा चंद्राकर। कहाँ से आप? मुंगेली जिला से। गुड, यहाँ तक क्लियर सभी को? किसी को डाउट? एकदम डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अधिकार तो आप लोगों ने देख लिया क्या है। अब ये अधिकार जो होते हैं वो कई प्रकारों के होते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम अधिकार क्या ये समझ आया, अब ये अधिकार कई प्रकार के, आपके जीवन के बारे में बता दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, कई प्रकार के अधिकार होते हैं जो आपको मिले हुए हैं। घर में जाके मांग लेना, घर वाले से जो मिलना है वो घर से मांगना, बाकी सरकार से मांगना, मेरे से कुछ नहीं मांगना। मेरे तरफ से एक अधिकार है कि आपको जो डाउट आए उसको आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, ये अधिकार है। ठीक है, फीस कम नहीं कराना, वैसे ऑलरेडी कम कर दिए हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें नहीं, बाकी चीज़ों का अधिकार है। बाकी आपको जब डाउट पूछना, जो पूछना पूछ सकते हैं। ओके चलो, तो अधिकार क्या है? तो अधिकार कई प्रकार के होते हैं। एक होता है संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। सबसे पहले क्या था, जो संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार, जिसको बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। ये दो रूप में होते हैं, इसमें से एक कहलाते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब भारत के संविधान में वह अधिकार जो भाग 3 में दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर दिया है? पार्ट 3 में। पढ़ाऊंगा इसके बारे में, अभी फिलहाल लिख लो भाग 3। तो भारत के संविधान में भाग 3 में दिया गया अधिकार क्या कहलाता है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और उस भाग 3 के बाहर जितने भी अधिकार हैं, ऑल द राइट्स विच आर आउटसाइड द पार्ट 3, भाग 3 के बाहर जितने भी अधिकार दिए गए हैं उनको बोलते हैं अन्य संवैधानिक अधिकार, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अन्य संवैधानिक अधिकार। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण क्या है? देखो, भारत में अभी आप लोगों का आज कौन सा दिन है? आज इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्शन के रिजल्ट से दो चीज़ें को समझना है इलेक्शन से संबंधित। एक, आप जाके वोट दिए थे, और दूसरा, एक आदमी खड़ा था चुनाव को लड़ने के लिए। तो दो प्रकार के राइट हैं, एक है राइट टू वोट और एक है राइट टू गेट इलेक्ट। एक है आपका मत देने का अधिकार और दूसरा निर्वाचन का अधिकार, दोनों ही है। अब ये दोनों अधिकार कहाँ से मिला है? पर ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है? संवैधानिक अधिकार है। तो हमारे पास जैसे कि, तो ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं, पढ़ाऊंगा जब संविधान ना बहुत क्लियर होगा। तो उदाहरण क्या बता रहा हूँ? राइट टू वोट, मत देने का अधिकार, मताधिकार, मताधिकार जो संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल, मैं बताऊंगा बाद में ना अनुच्छेद वगैरह क्या होता है, बस लिखो आर्टिकल 326 में दिया गया है।
आर्टिकल 326, कई बार पूछा हुआ प्रश्न, सीधा पूछ लेते हैं इसको कि मत देने का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है? 326 में। क्लियर है? अभी बेसिक कुछ चीज़ों को समझते हैं। ओके, संवैधानिक अधिकार के बाद दूसरे प्रकार के अधिकार होते हैं जिसको बोलते हैं वैधानिक अधिकार। वैधानिक, लीगल राइट्स। क्या होते हैं? लीगल राइट्स। द राइट्स विच आर गिवन बाय सम अदर लॉ और द एक्ट, जो किसी अन्य कानून या विधान के द्वारा दिए जाते हैं। संविधान से नहीं, और भी कानून है, संविधान तो है ही है एक कानून। अब जैसे मैंने क्या बताया कि ट्रैफिक रूल्स, तो भी क्या है? एक नियम है, उस नियम से भी आपको कुछ अधिकार मिला हुआ है कि अगर आप हेलमेट पहने हुए तो नहीं पकड़ेगा। अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है, गाड़ी का आपने पोल्यूशन चेक करा रखा है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर अपने सही स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो आपको पकड़ भी लेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा कोई। लाइसेंस है आपके पास, छोड़ देगा। समझ आ रहा है? तब तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो जब इस तरह का राइट्स है आपके पास तो उसको क्या बोलते हैं? वैधानिक अधिकार। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? वह अधिकार जो किसी अन्य अधिनियम या नियम से दिए गए हैं या कानून से। तो राइट विच इज प्रोवाइडेड बाय अदर लॉज और द एक्ट, राइट विच आर प्रोवाइडेड बाय अदर लॉ और एक्ट, ऐसे अधिकार जो कि किसी अन्य वैधान या कानून से दिए गए हैं पर संविधान से नहीं दिए गए हैं, उसे क्या बोलते हैं? लीगल राइट्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। एक एक एग्जाम्पल लिखो, ज़्यादा नहीं। संपत्ति का अधिकार, तो इसका उदाहरण क्या होगा? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। क्लियर है? फिर इसके बाद और होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल राइट्स। इसी के तरह के हमारे क्या होते हैं? सामाजिक अधिकार, सोशल राइट्स, सामाजिक अधिकार। ऐसे ही क्या होते हैं? मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स। तो आपके कुछ सामाजिक अधिकार होते हैं और कुछ मानव अधिकार होते हैं। सामाजिक अधिकार और मानव अधिकार। समझ आ गया? सोशल राइट्स और ह्यूमन राइट्स। सामाजिक अधिकार क्या है? आप किसी एक समाज के हिस्से होंगे, मान लो आपका भी एक कोई जाति वगैरह वगैरह को मानते होंगे या घर में होगा, तो उनके राइट होंगे। ठीक है, अब सोशल राइट्स में आपका कैसे? इसके मैरिज, क्या आप विवाह तो एक तो जाके सीधा लिखवा के रजिस्टर करके करा सकते हैं कि मेरी शादी हो गई कोर्ट में, और उसके बाहर आप मंदिर में करते हैं, अग्नि को साक्षी मानते हैं, सब क्या है? समाज के नियम है और उस नियमों के अनुरूप आप बंधे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्या होते हैं समाज में, जिस समाज में आप रहते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, उनके द्वारा बनाए हुए कुछ राइट्स हैं जो आपको मिलते हैं, और वहाँ पर आप समाज के प्रति हो तो आप उस चीज़ों को करते भी हो। सामाजिक कानून से आपको कुछ अधिकार मिलते हैं। तो समाज के अपने खुद के क्या होते हैं? कानून होते हैं, सोशल लॉज। तो राइट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द सोशल लॉज या सोशल लेजिस्लेशन, वह अधिकार जो कि सामाजिक विधान के द्वारा दिए जाते हैं उसे सामाजिक अधिकार कहता है। लिख लो, राइट्स गिवन बाय द सोशल लेजिस्लेशन या सोशल लॉज, वह अधिकार जो कि सामाजिक विधान के द्वारा मिलता है उसे सामाजिक अधिकार कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्या आता है इधर? ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। ठीक है, तो मानव अधिकार के लिए अलग से अधिनियम है, यूनाइटेड नेशन ने बनाया था, तो संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकार अधिनियम बनाया, उसके अनुरूप दिया जाने वाला अधिकार। द राइट्स गिवन बाय द ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, द राइट्स गिवन बाय द ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाए गए मानव विधान से दिया गया अधिकार। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है यही है सारे का सारा अधिकार। कर लेंगे इतना? ठीक है, यहाँ पर आज ख़त्म करेंगे। क्लासेस छोटी ही लूँगा, बहुत लंबी क्लासेस नहीं होंगी, 1 आवर 1 घंटे 15 मिनट का छोटा क्लास होगा, पर बहुत कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे आज स्टार्ट किया है, कल मैं आपको बाकी बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा और धीरे धीरे चलेंगे, पर सीखेंगे बहुत अच्छे से। एक बार पढ़ोगे जीवन भर के लिए याद रहेगा। बस रिवीजन आप अच्छे से करना घर पे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। थैंक यू ऑल। हाँ जी, मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र एक एजेंसी है, ठीक है, उसने क्या बनाया है? संयुक्त राष्ट्र अधिनियम। वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का जो क्या है? एक मानव अधिकार अधिनियम है। देयर इज़ एन एक्ट मेड बाय यूनाइटेड नेशन विच इज़ कॉल्ड एज द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट एक्ट।
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार अधिनियम, उसमें दिए गए जो अधिकार हैं, द राइट्स जो उस लॉ में दिए गए हैं, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट्स। अभी क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? पहले ये बताओ, अभी जो बताया अभी आपको समझ आ रहा है कि एक सबसे सर्वोच्च कानून है जिसको क्या बोलते हैं? संविधान। उसके बाद उसके नीचे बहुत सारे कानून और हैं। अब होगा क्या कि ये जो कानून है जो सबसे ऊपर, बाकी जितने भी लॉज बने गए हैं, इनका इन कानून को बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो प्रावधान बताए गए हैं, इसमें जो वैल्यू रखे गए हैं, उसको ये कभी भी क्या नहीं करेंगे? खारिज नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट नहीं होंगे। समझ आ रहा है? तो ये पढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे क्लियर होगा ना। तो पहले क्लास कर रहे हो, पहली बार अधिकार पढ़ रहे हो, अधिकार थोड़ी तुरंत समझ जाओ, ठीक है? बट धीरे धीरे करके आएगा। अभी यहाँ तक क्लियर है, जितना पढ़ाया है वहाँ तक समझ आया, वो इंपॉर्टेंट है। और अब कोई आसान विषय नहीं पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पर आके अब ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैप बना के, वो आसान है, वो दिखेगा, ये समझने वाला विषय है। और अगर ये समझ आ रहा है तो आप सबसे टफ सब्जेक्ट को पढ़ ले रहे हो, तो बता रहे हो सबसे टफ सब्जेक्ट में से एक है। आ रहे ना? बस, तो इतने आसानी से पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।